हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। लास्ट वीडियो में हमने आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हेनरी लॉ एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले दे रखा है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो है यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेस पर है कि सॉल्यूट की फेज क्या है और सॉल्वेंट की फेज क्या है। तीन फेज होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उस बेस पे हमने जो है इसको क्लासीफाई किया है। तो देखिए यहाँ पर टोटल 7 टाइप्स के जो है सॉल्यूशन दे रखे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है और क्या है एग्जाम्पल। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बन सकता है, बहुत कम बनते हैं, फिर भी अगर क्वेश्चन बन सकता है तो वो बन सकता है एग्जाम्पल पर। किस पे बन सकता है? एग्जाम्पल पर। देखिए क्या दे रखा है कि अगर मैं बात करूँ कि सॉल्यूट जो है वो भी गैस है और सॉल्वेंट जो है वो भी गैस है, मतलब दोनों फेज क्या है? गैस। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है एयर, तो अगर हम बात करें जो एयर है वहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और भी बाकी सारी गैसेज है, तो वो क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है उसका। तो यहाँ पर एयर जो है वो क्या है? गैस इन गैस। ठीक है, दोनों फेज गैस है। सेकेंड, अगर हम बात करें टाइप की, तो गैस इन लिक्विड, मतलब आपके जो गैस है वो सॉल्यूट है, मतलब वो कम अमाउंट में है, और जो लिक्विड है वो ज़्यादा अमाउंट में है। ठीक है, जो सॉल्वेंट है वो क्या है? लिक्विड। तो यहाँ अगर हम बात करें गैस इन लिक्विड की, तो देखिए एग्जाम्पल क्या दे रखा है? एरेटेड वाटर। इसका मतलब क्या है कि वाटर में अगर गैस सॉल्यूबल है तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया? गैस इन लिक्विड। और अगर इसको हम और बेटर एग्जाम्पल देखें तो जो आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उसमें क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो जो आपके कोल्ड ड्रिंक है उसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व है। तो जो आपके सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक है वो भी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, और जो आपके हेनरी लॉ है वो आपके इसी से रिलेटेड है, गैस इन लिक्विड से। तो देखिए इसलिए जो है वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, आगे दे रखा है गैस इन सॉलिड, मतलब जो गैस है वो आपके सॉल्यूट है और जो आपके सॉलिड है वो आपके क्या है? सॉल्वेंट। देखिए यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि जो ज़्यादा अमाउंट में होगा वो आपके सॉल्वेंट होगा और जो कम अमाउंट में होगा वो क्या होगा? सॉल्यूट होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या दे रखा है? गैस इन सॉलिड। एग्जाम्पल दे रखा है हाइड्रोजन इन पैलेडियम। तो पैलेडियम में क्या है? हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, उसको हमने क्या किस में दे रखा है? गैस इन सॉलिड में। आगे दे रखा है लिक्विड इन लिक्विड। तो लिक्विड इन लिक्विड का मतलब कि जो सॉल्यूट है वो भी लिक्विड है और जो सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल है अल्कोहल इन वाटर। और भी एग्जांपल, देखिए ये केवल एक एग्जांपल है समझने के लिए, ऐसा नहीं है कि सारे एग्जांपल है, एग्जांपल की कोई लिमिट नहीं है। तो ये केवल एक एक एग्जांपल दे रखे समझने के लिए आपके। ठीक है, तो अल्कोहल इन वाटर जो है वो आपके लिक्विड इन लिक्विड का केस है। तो जो हमने कल राउट लॉ पढ़ा था, लास्ट वीडियो में जो हमने राउट लॉ पढ़ा था, वहाँ पर हमने क्या कहा था? दो लिक्विड है, उनका वेपर प्रेशर है, तो वो एक तरह से लिक्विड इन लिक्विड की बात हो रही थी। ठीक है, फिर हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन भी देखे थे, आइडियल नॉन आइडियल। तो जो कॉम्बिनेशन थे वो भी किसके थे? लिक्विड और लिक्विड के थे। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं लास्ट वीडियो में, मैं जो उसका कमेंट है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लिक्विड इन सॉलिड, तो अगर हम बात करें लिक्विड इन सॉलिड, देखिए ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। अमलगम, कि जो अमलगम है वो कौन से टाइप का सॉल्यूशन है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। लिक्विड इन सॉलिड, मतलब जो सॉल्यूट है वो लिक्विड है और जो सॉलिड है वो आपके क्या है? सॉल्वेंट। मतलब लिक्विड जो है कम मात्रा में है और जो सॉलिड है वो ज़्यादा मात्रा में है। अब मेन बात ये कि अमलगम होता क्या है? तो मरकरी के जो अलॉय होते हैं, किसके? मरकरी के जो अलॉय होते हैं उसको हम अमलगम कहते हैं। अब अलॉय को हिंदी में क्या कहते हैं? मिश्र धातु। तो अगर आप एक से ज़्यादा धातुओं को मिला रहे हैं होमोजीनियसली, उसका ट्रू सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो उसको हम अलॉय कहते हैं, हिंदी में कहते हैं मिश्र धातु। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें धातुओं की भौतिक अवस्था की, तो मैक्सिमम जो धातु होते हैं या जो मेटल होते हैं उनकी फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करें तो क्या होती है? सॉलिड स्टेट होती है, ठोस अवस्था में होते हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें मरकरी की, हिंदी में कहते हैं पारा, तो वहाँ पर उसकी जो अवस्था होती है भौतिक वो होती है द्रव। तो जब आप मरकरी के साथ किसी मेटल का अलॉय बना रहे हैं तो वहाँ पर मरकरी तो किस में? लिक्विड में, और दूसरा मेटल किस में? सॉलिड में। अब मेन बात क्या है कि मरकरी जो है कम अमाउंट में है और दूसरा जो मेटल है वो ज़्यादा अमाउंट में है। तो जो अलॉय बनेगा उसको हम क्या नाम देते हैं? स्पेशली अमलगम। तो वो आपके है लिक्विड इन सॉलिड में। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब देखिए एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि स्कूल लेक्चरर में ही पूछा जा चुका है। जो अदर एग्जाम है आरपीएससी के उसमें पूछा जा चुका है। तो देखिए मैं सारे एग्जाम की बात कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि स्कूल लेक्चर के ही क्वेश्चन हमें देखने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। ओवरऑल हमें ये क्या करना है? पूरा कवर करना है। मतलब ऐसा नहीं कि हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं और हम क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करने की स्थिति में हैं, लेकिन वहाँ पर हम मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की स्थिति में ना हो, वो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर आपके सॉल्यूशन से 4 क्वेश्चन आते हैं और आप 2 ही अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, तो ये आप इससे सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें बिल्कुल भी
मतलब मार्जिन ऑफ एरर नहीं लेना है, हमको कुछ छोड़ना नहीं है, हमको पूरा कवर करना है, एक एक कंसेप्ट कवर करना है। इसलिए यहाँ पर हमने क्या कहा, लिक्विड इन सॉलिड, तो क्या हो गया अमलगम। अब अमलगम जो है वो सोडियम अमलगम हो सकता है या और मेटल के भी अमलगम हो सकते हैं, जिंक अमलगम हो सकता है। तो वहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है ये किसका है, लिक्विड इन सॉलिड का। आगे दे रखा है सॉलिड इन लिक्विड, तो सॉलिड इन लिक्विड जो है बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, जैसे शुगर इन वाटर। अगर आप पानी में जो है शक्कर को घोल रहे हैं तो पानी किस में, लिक्विड में, या शक्कर क्या है, ठोस अवस्था में। इसी के साथ हम कह सकते हैं सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट इन वाटर, वो भी आपके इसमें आ जाएगा। लास्ट दे रखा सॉलिड इन सॉलिड, तो ये भी आपके क्या है, अलॉय जो है जिसको हम हिंदी में कहते हैं मिश्र धातु, ये एक प्रकार का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या होते हैं, आपके सॉलिड स्टेट में होते हैं। अब देखिए, अभी हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़े, उसमें हमने एक टाइप पढ़ा गैस इन लिक्विड, मतलब गैस जो है वो सॉल्यूट है और लिक्विड जो है वो क्या है, सॉल्वेंट है। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड अगर हम बात करें तो देखिए हेडिंग क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, और उसके अंदर हेडिंग है हेनरी लॉ। तो एग्जाम में हेनरी लॉ पे कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो देखिए क्या है इसका मतलब। अब अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, तो हमने क्या कहा कि हम लिक्विड में जो हैं गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं या उसका सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो मैंने कहा ये लिक्विड है और ये गैस है, जो कि हम कह सकते हैं क्या है, इक्विलिब्रियम में, जो कि क्या है, इक्विलिब्रियम में। अब यहाँ पर क्या है कि जो गैस है, तो देखिए एक हमने कहा गैस जो कि सॉल्यूट है और एक हमने कहा लिक्विड जो कि क्या है, सॉल्वेंट, जो कि क्या है, सॉल्वेंट। तो अब हम बात करें सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की, तो देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की अगर हम बात करें तो गैस जो है वो वाटर में या किसी भी लिक्विड में कितनी सॉल्युबल होगी उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी है वो आपके 2-3 पॉइंट पर डिपेंड करती है या कुछ पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो सॉल्यूट है, जो सॉल्यूट है जिसको आप कह रहे हो गैस, उसकी नेचर क्या है। अलग अलग गैस की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए मैंने सॉल्वेंट जो है वो फिक्स रख दिया, जैसे वाटर, तो वहाँ पर अलग अलग गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, अलग अलग। इसका मतलब वो किस पर डिपेंड करिए सॉल्युबिलिटी, कि आपने कौन सी गैस ली है या कौन सा सॉल्यूट लिया है। दूसरी बात, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो किस पर डिपेंड करती है, सॉल्वेंट पर, कि आपने गैस तो सेम ली लेकिन सॉल्वेंट अलग अलग ले लिया। तो अलग अलग सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी जो होगी एक ही गैस की वो क्या होगी, अलग अलग। तो हमने यहाँ क्या कहा कि अगर आपके सॉल्वेंट एक है और अलग अलग गैसेस हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग होगी, और अगर आपके एक ही सॉल्वेंट जो है वो अलग अलग है, गैस सेम है, तो भी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, अलग अलग। तीसरा पॉइंट है टेम्परेचर का। टेम्परेचर का जो पॉइंट है, नॉर्मल अगर हम बात करें तो कम टेम्परेचर पर गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो यहाँ पर हमको सिंपल सा क्या ध्यान रखना है कि अगर टेम्परेचर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, सिंपल सा पॉइंट है। और चौथा जो इम्पॉर्टेंट सबसे पॉइंट है वो है प्रेशर, गैस का प्रेशर। तो अगर प्रेशर ज़्यादा होगा, दाब ज़्यादा होगा, तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जो हेनरी लॉ है वो पूरा का पूरा इस पॉइंट पर बेस्ड है, वो पूरा का पूरा किस पर बेस्ड है, फोर्थ पॉइंट पर। तो देखिए हमने देखा सॉल्यूट की नेचर पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्वेंट की नेचर पे डिपेंड कर रहा है, और टेम्परेचर का हमने सिंपल सा अजम्पशन ये माना या सिंपल सा जो उसका रिलेशन आता है वो ये आता है कि टेम्परेचर अगर कम होगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी। अब मेन बात आती है प्रेशर की। तो देखिए हेनरी लॉ क्या कहता है, सिंपल सा हमने क्या कहा कि अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब हेनरी लॉ क्या कहता है, हेनरी लॉ ये कहता है कि अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा हूँ गैस की, किसकी बात कर रहा हूँ, सॉल्युबिलिटी की, तो वहाँ पर सॉल्युबिलिटी जो है मैंने m से बताई। अब m का मतलब क्या है, यहाँ मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मतलब गैस, मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब यूनिट वॉल्यूम सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कितना मास डिजॉल्व है, ये मैंने कहा m। अब यहाँ पर हमने क्या कहा, प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, तो ये मैंने कहा m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। ये हेनरी लॉ है। हेनरी लॉ क्या कह रहा है कि जो गैस की सॉल्युबिलिटी है, अब वो आप अलग अलग फॉर्म में बता सकते हैं। यहाँ मैंने m से बता दी, m का मतलब क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम,
ऑफ सॉल्वेंट, या सॉल्यूशन भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, मास ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब यूनिट वॉल्यूम सॉल्वेंट का है उसमें कितना मास डिजोल्व हो रहा है, ये हम उसकी क्या बता रहे हैं, सॉल्युबिलिटी। वो किसके प्रोपोर्शनल है, पी के। किसके प्रोपोर्शनल है, पी के। तो ये क्या हमने कहा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास किसका है, सॉल्यूट का, वॉल्यूम किसका है, सॉल्वेंट का। बात समझ आई। पी जो है इंपॉर्टेंट बात, पी क्या है, प्रेशर ऑफ गैस। जो आपने गैस ले रखी है, जिसको आप सॉल्युबल कर रहे हैं, डिजोल्व कर रहे हैं, उसका प्रेशर क्या है। इसको आप ऐसे समझिए कि ये मैंने कहा लिक्विड है और ये मैंने कहा गैस है। तो ये जो गैस है ये एक प्रेशर लगा रही है लिक्विड पे। तो ये जो गैस का प्रेशर है वो कितना है, अगर गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। यही हेनरी लॉ है। तो M इज़ प्रोपोर्शनल टू P, ये आपने क्या कहा, हेनरी लॉ है। और अगर आप प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट भी आ सकता है। जैसे मैंने कहा M इक्वल्स टू KP, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। K क्या है यहाँ पर, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। K क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ हमने क्या कहा, M इज़ प्रोपोर्शनल टू P। सिंपल सी बात यह है कि अगर गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका एक एग्जांपल है कि जो कोल्ड ड्रिंक होती है आपकी, जो कोल्ड ड्रिंक, जो आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स आते हैं, वहाँ पर जो गैस होती है वो हाई प्रेशर पे पैक होती है। मतलब जब वो गैस को सॉल्युबल कर रहे हैं तो प्रेशर बहुत ज़्यादा करते हैं और उसका ढक्कन जो है सील पैक कर देते हैं। तो प्रेशर ज़्यादा होता है इसलिए गैस क्या होती है, डिजोल्व होती है। तो जैसे आपने देखा होगा, आप इसको शेक करते हैं तो गैस क्या होती है, बाहर निकलने लग जाती है। और जैसे ही ढक्कन हटाएंगे उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होने लग जाती है, कम। क्योंकि जो पहले पैक थी तो उसका प्रेशर ज़्यादा था और जैसे आपने ढक्कन हटाया तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। साथ के साथ टेम्परेचर वाला भी है। कोल्ड ड्रिंक आप देखेंगे कि कम टेम्परेचर पर जितनी ठंडी कोल्ड ड्रिंक होगी उसमें गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। जैसे जैसे कोल्ड ड्रिंक गर्म हो रही है वैसे वैसे गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये दोनों पॉइंट आप कोल्ड ड्रिंक से समझ सकते हो। कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में प्रेशर ज़्यादा रखते हैं ताकि जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो क्या रहे, ज़्यादा। तो हमने क्या कहा कि जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। प्रेशर किसका है, गैस का। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब गैस का मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हमने बात करी किसकी, हेनरी लॉ की। अब देखिए ये तो थी एक फॉर्म, हेनरी लॉ की क्या थी, एक फॉर्म। जब एक ही तरह की गैस है या केवल एक गैस है, क्या है, जैसे मैंने कहा एक ही गैस है तो हमने क्या कहा, M इज प्रोपोर्शनल टू P। अब P क्या हो गया, प्रेशर ऑफ गैस। अब मान लीजिए कि अगर आपके एक से ज़्यादा गैस है या एक से ज़्यादा आपके टाइप की गैस है, अभी तो हमने कहा एक ही तरह की है, अब एक से ज़्यादा गैस है। ऐसे समझ लीजिए कि पहले मैंने कहा केवल ऑक्सीजन थी, पहले मैंने क्या कहा, केवल ऑक्सीजन थी। अब मैंने कहा जो गैस है वो आपके एक से ज़्यादा है, तो मैंने क्या कहा कि भाई ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है और भी गैसें हो सकती है, एक से ज़्यादा गैस है। तो उस केस में हेनरी लॉ क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर उस केस में हेनरी लॉ क्या होगा, उससे पहले एक कंसेप्ट आपको मैं बता दूं। अब देखिए एक कंसेप्ट है आपके पार्शियल प्रेशर का, किसका, पार्शियल प्रेशर। अब जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए ये एक ही टाइप की गैस है, तो जो टोटल प्रेशर है गैस का वो एक ही गैस की वजह से है, तो वो सिंपल हम काम में लेते हैं प्रेशर। लेकिन अब मैंने कहा कि ये जो गैस है वहाँ पर दो गैस मिक्स है, मान लीजिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो वहाँ पर प्रेशर जो है वो हम क्या कहेंगे कि जो टोटल प्रेशर है दोनों गैस का मिला के, वो मैंने क्या कहा, P है। तो ये मैंने कहा टोटल प्रेशर है। अब ये जो टोटल प्रेशर है ये किसके बराबर है, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल प्रेशर है, अब इस केस में मैंने कहा मान लीजिए दो गैस है, दो से ज़्यादा भी हो सकती है, कि अब मैंने कहा कि दो गैस है, एक ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन है, तो जो टोटल प्रेशर है वो दोनों गैस की वजह से है। तो वहाँ पर हमने क्या कहा कि जो टोटल प्रेशर है वो ऑक्सीजन की वजह से है और नाइट्रोजन की वजह से है। अब यहाँ पर क्योंकि दो गैस है या एक से ज़्यादा गैस है, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। पार्शियल का मतलब हिंदी में होता है आंशिक, कि भाई जो टोटल प्रेशर था उसका अंश क्या है, ऑक्सीजन की वजह से अंश और नाइट्रोजन की वजह से अंश। तो ऑक्सीजन की वजह से जो प्रेशर है हमने क्या कहा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन की वजह से जो प्रेशर है उसको हमने क्या कहा, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। तो ये एक कंसेप्ट होता है कि जो टोटल प्रेशर है वो क्या है, जितनी भी गैस प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन जो है केवल गैसेस की बात हो रही है, तो जब गैसेस का मिक्सचर है तो वहाँ पर टोटल प्रेशर जो है गैस का वो क्या है, जितनी भी गैस है उन सब के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई पार्शियल प्रेशर निकाले कैसे, बहुत सिंपल तरीका है। अगर आपको ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा,
टोटल प्रेशर ऑफ गैस मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ये इसका पार्शियल प्रेशर होता है। ऐसे ही नाइट्रोजन का अगर पार्शियल प्रेशर आपको निकालना है तो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर ऑफ गैस मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो इस कंसेप्ट पे आपके न्यूमेरिकल भी पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। तो आपको बहुत सिंपल है कि भाई टोटल प्रेशर जो है वो जितनी भी गैस है उन सब के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर है, और जो पार्शियल प्रेशर है उसको निकालने का तरीका क्या है, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, जिसका भी आप पार्शियल प्रेशर निकाल रहे हो। तो यहाँ पर जब आप टोटल प्रेशर निकालोगे तो देखिए मैंने क्या कहा, ऑक्सीजन की वजह से जो प्रेशर है वो क्या है, PXO, मतलब ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न। और नाइट्रोजन का जो प्रेशर है वो मैंने क्या कहा, नाइट्रोजन की वजह से जो प्रेशर है टोटल प्रेशर और नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन। तो मैंने ऐसे लिख दिया टोटल प्रेशर और नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन, टोटल प्रेशर और नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न। अब यहाँ पर आपने क्या करा, P कॉमन ले लिया, क्या क्या ले लिया, P कॉमन ले लिया। अब आप क्या करोगे, मोल फ्रैक्शन ऐड कर सकते हो ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का। देखिए P कॉमन आ गया तो ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन और नाइट्रोजन का। अब ये मैंने आपको वीडियो में जो है न्यूमेरिकल करवाया था या क्वेश्चन करवाया था कि अगर आपके एक से ज़्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट है तो उनके मोल फ्रैक्शन का सम क्या आएगा। तो यहाँ पर आपके दो कंपोनेंट दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, दो कंपोनेंट। अब दो कंपोनेंट का जब आप मोल फ्रैक्शन ऐड करेंगे, या जितने भी कंपोनेंट दे रखे हैं उनका आप मोल फ्रैक्शन ऐड करेंगे तो उसका सम कितना आता है, 1। तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो जब इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी तो ये किसके बराबर हो जाएगा, P के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, P के बराबर। और यही हमने लिखा था। तो ये जो कंसेप्ट है इस पर आपके न्यूमेरिकल आते हैं। तो ये एक हमने कंसेप्ट सीखा कि अगर जब गैस का सॉल्यूशन दे रखा है, मतलब एक से ज़्यादा गैस का मिक्सचर है, तो वहाँ पर जो टोटल प्रेशर है उसको तो हम कह रहे हैं P, टोटल प्रेशर मतलब पूरी गैस का या पूरी एयर का जो है प्रेशर है। और उसके बाद क्या है कि वो जो टोटल प्रेशर है वो किसकी वजह से है, जितनी भी गैस है उन सबका कंट्रीब्यूशन है। तो उसको हम क्या नाम देते हैं, पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब कहते हैं। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर। और जब सबके पार्शियल प्रेशर को हम ऐड करते हैं तो वो टोटल प्रेशर के बराबर आता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि पार्शियल प्रेशर निकालने का तरीका भी क्या है, जिसका भी पार्शियल प्रेशर निकालना है तो उसको क्या करो, टोटल प्रेशर इनटू उसका मोल फ्रैक्शन। तो ये कंसेप्ट आपने सीख लिया। अब देखिए आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है हेनरी लॉ। अब यहाँ पर हमने क्या, थोड़ी देर पहले हेनरी लॉ पढ़ा था, वहाँ पर हमने देखा था कि केवल एक ही कंपोनेंट है। क्या है, केवल एक ही कंपोनेंट है। अब अगर कंपोनेंट की संख्या एक से ज़्यादा हो, क्या हो कि अगर कंपोनेंट की संख्या एक से ज़्यादा हो, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो उस केस में क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर अभी हमने देखा पार्शियल प्रेशर, किसकी बात करी हमने, पार्शियल प्रेशर की बात करी, किसका, जैसे अगर हम बात करें दो गैस है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो हमने दोनों गैस की बात करी कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा। तो अब यहाँ पर हेनरी लॉ क्या कहता है कि अब जब आप दोनों गैस का मिक्सचर लगाओगे और प्रेशर लगाओगे तो जो गैस डिजोल्व हो रही है या सॉल्युबल हो रही है वो क्या हो रही है, ऑक्सीजन भी हो रही है और नाइट्रोजन भी हो रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो ऑक्सीजन है वो भी सॉल्युबल हो रही है। तो आप जो है अगर एक से ज़्यादा गैस है तो सेपरेट गैसेस के लिए आप हेनरी लॉ अप्लाई कर सकते हैं। कैसे भाई, ऑक्सीजन की मैं बात कर रहा हूँ तो मैंने क्या कहा कि ऑक्सीजन का जो M डिजोल्व हुआ, M का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो ऑक्सीजन का जो मास डिजोल्व हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑक्सीजन के प्रेशर पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑक्सीजन के प्रेशर पे। समझ आई बात। और अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन, देखिए ये यहाँ पर जो P है ये टोटल प्रेशर नहीं है, ये टोटल प्रेशर नहीं है, ये क्या है, पार्शियल प्रेशर। किसका, ऑक्सीजन का। भाई ऑक्सीजन का प्रेशर मतलब केवल ऑक्सीजन की वजह से जो प्रेशर है वो क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं। और अब मैं नाइट्रोजन की बात करूँ तो नाइट्रोजन जो सॉल्युबल हो रहा है तो वहाँ पर आप क्या कह सकते हो, M इज़ प्रोपोर्शनल टू PN2। तो यहाँ पर अगर आपके एक से ज़्यादा गैसेज हैं तो आप क्या कर सकते हो, हेनरी लॉ अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि जिस आप गैस की बात कर रहे हो, जैसे ऑक्सीजन की बात कर रहे हो तो M इज़ प्रोपोर्शनल टू, अब ये M किसका है, ऑक्सीजन की बात हो रही है, ठीक है, ये M किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो M इज़ प्रोपोर्शनल टू PO2, मतलब किसका प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, ऑक्सीजन के प्रेशर पे। फिर मैंने बात करी नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का जो M है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नाइट्रोजन के पार्शियल प्रेशर पे। अब यहाँ पर दोनों जो हैं वो डिजोल्व हो गए, क्या हो गए, दोनों डिजोल्व हो गए, ऑक्सीजन भी डिजोल्व हो गया और नाइट्रोजन भी डिजोल्व हो गया। अब यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ वो किस सेंस में बात कर रहा हूँ कि भाई आपकी जो गैस थी उसमें ऑक्सीजन भी थी, नाइट्रोजन भी थी। अब दोनों आपके गैस डिजोल्व हो गई।
अब दोनों गैस कितनी डिजॉल्व हुई कितनी नहीं हुई, एक तरह से हम कंपैरिजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन। तो वहां पर आप बताते हो मोल कंसेप्ट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में बताते हो? मोल कंसेप्ट। मैंने कहा x, स्मॉल x लिख दिया, x इज प्रोपोर्शनल टू p, x इज प्रोपोर्शनल टू p। अब यहां पर हमने क्या कहा कि जो x है वो क्या है? मोल फ्रैक्शन है। वो क्या है? मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन क्या है? सॉल्युबिलिटी का। वो क्या है? सॉल्युबिलिटी। तो हमने क्या कहा कि जो x है वो प्रोपोर्शनल है p के। वो प्रोपोर्शनल है किसके? p के। अब यहां पर p क्या है? पार्शियल प्रेशर। p क्या है यहां पर? पार्शियल प्रेशर। अब जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए कि ये जो मोल फ्रैक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ये ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? ऑक्सीजन की। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये जो प्रेशर आएगा ये किसका आएगा? ऑक्सीजन का। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो मैंने क्या कहा? मोल फ्रैक्शन अगर मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का जो मोल फ्रैक्शन डिसॉल्व हो रहा है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और अगर मैं यही बात कर रहा हूँ नाइट्रोजन की, मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ किसकी? नाइट्रोजन की, तो वहां पर भी रिलेशन क्या आएगा? x इज प्रोपोर्शनल टू Pn2। तो सिंपल सा एक हेनरी लॉ क्या आ रहा है कि अगर एक से ज़्यादा गैस का मिक्सचर है और वहाँ पर आप प्रेशर लगा रहे हो, तो जो गैस डिज़ोल्व हो रही है, डिज़ोल्व होने के बाद उसका जो मोल फ्रैक्शन है, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन के 1 मोल डिज़ोल्व हो गई, नाइट्रोजन का 1 मोल डिज़ोल्व हो गई, दोनों के मोल आ गए तो आप दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो जो मोल फ्रैक्शन आपके आ रहा है उस बेस पर आप उसकी सॉल्युबिलिटी बता सकते हो कि जो गैस का जो कंपोनेंट है उसका जो मोल फ्रैक्शन आ रहा है वो उसके पार्शियल प्रेशर के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये आपने रिलेशन बता दिया। अब मैं कॉमन सिंपल कहूँ तो सिंपल सा मैंने रिलेशन क्या कहा? कोई भी गैस हो, कोई भी कंपोनेंट है, कॉमनली आप क्या कह रहे हो कि मोल फ्रैक्शन जो है जो डिसॉल्व होने के बाद आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? उस गैस के पार्शियल प्रेशर के बराबर है। किसके बराबर है? उस गैस के पार्शियल प्रेशर के बराबर है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? मैंने कहा k डैश p। मैंने क्या कहा? k डैश p। अब मुझे क्या लिखना है? p के फॉर्म में लिखना है। p इक्वल्स टू x अपॉन k डैश। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? p इक्वल्स टू x अपॉन k डैश। अब जो k डैश है उसको मैं अगर नया कांस्टेंट लिखूँ तो k h और ये आ जाएगा x। तो ये जो फॉर्मूला आ रहा है फाइनली यहाँ लिख देता हूँ, p इक्वल्स टू k h x। ये आपके मैथमेटिकल फॉर्म भी आप कह सकते हो किसका? हेनरी लॉ का। और यहाँ पर जो के एच है वो हेनरी लॉ कांस्टेंट है। वो क्या है? हेनरी लॉ कांस्टेंट है। इस पे न्यूमेरिकल पूछे जा चुके हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हेनरी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आपको मैंने बताया कि एक गैस थी तो सिंपल क्या था? हेनरी लॉ के रिलेटेड थ्योरेटिकल स्टेटमेंट भी पूछते हैं और न्यूमेरिकल भी पूछा जा चुका है। तो थ्योरेटिकल स्टेटमेंट क्या है कि जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो उस गैस के प्रेशर पर डिपेंड करेगी। और अगर एक से ज़्यादा गैस है तो हमने क्या कहा कि अगर एक से ज़्यादा गैस है तो जो गैस सॉल्युबल हो रही है, जिसका मोल फ्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो गैस की सॉल्युबिलिटी के बाद उस गैस का मोल फ्रैक्शन जो है उसके पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और फिर हमने क्या कहा? प्रोपोर्शनल हटाया, कांस्टेंट लगा दिया और फिर मैंने उसकी फॉर्म चेंज करी तो के एच लिख दिया। अब के एच किसकी जगह मैंने लिखा? 1 अपॉन के डैश की जगह लिखा है। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गया किसका? हेनरी लॉ का। तो हमने क्या देखा? P इक्वल्स टू के एच एक्स। P इक्वल्स टू के एच एक्स, ये आपके मैथमेटिकल फॉर्म है हेनरी लॉ का। अब यहाँ पर एक चीज़ और है। एक चीज़ और क्या है कि अब यहाँ पर के एच की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है। के एच एक तरह से कांस्टेंट है, हेनरी लॉ कांस्टेंट। अब के एच की जो वैल्यू है, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि सॉल्युबिलिटी किस किस पे डिपेंड कर रही है, ऐसे ही जो के एच की वैल्यू है वो सॉल्यूट पे डिपेंड कर रही है। सॉल्यूट की नेचर क्या है, सॉल्वेंट की नेचर क्या है, उस पर डिपेंड कर रही है। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है ये पर्टिकुलर एक एक गैस के लिए चल रहा है कि एक गैस का मोल फ्रैक्शन उसका पार्शियल प्रेशर, दूसरी गैस का मोल फ्रैक्शन उसका पार्शियल प्रेशर। तो हमने क्या कहा? के एच जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? सॉल्यूट की नेचर पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? सॉल्वेंट की नेचर पे डिपेंड कर रहा है। और किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। तो जैसे हमने शुरू में कहा था कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो सॉल्यूट की नेचर पे, सॉल्वेंट की नेचर पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करिए। लास्ट में हमने कहा था प्रेशर। तो प्रेशर तो फॉर्मूले में है ही। और जो के एच की वैल्यू है जो आप कह रहे हो हेनरी लॉ कांस्टेंट, वो किस पे डिपेंड करिए? सॉल्यूट की नेचर, सॉल्वेंट की नेचर और टेम्परेचर पे। अब एक चीज़ और लास्ट में कि जैसे मान लीजिए अलग अलग गैसेज हैं और अलग अलग गैसेज के लिए के एच की वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखी है? के एच की वैल्यू। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई के एच की वैल्यू, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा कि के एच की वैल्यू एक की 10 है और एक की 20 है। अब आपसे कोई पूछे कि भाई ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होगी, मतलब एक गैस के लिए के एच की वैल्यू जो है, माना मैंने कहा एक गैस है,
ए गैस के लिए KH की वैल्यू जो है वो है 10 और जो बी गैस है उसके लिए KH की वैल्यू क्या है 20। तो वहाँ पर किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी? इसको आप ऐसे समझो कि अगर K की वैल्यू ज़्यादा होगी तो X की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर क्या है कि प्रेशर है और X है, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा का मतलब क्या है कि कम प्रेशर पे ज़्यादा जो है मोल फ्रैक्शन आ जाए या ज़्यादा अमाउंट आ जाए। तो यहाँ पर P क्या है? प्रेशर है और KH क्या है? KH क्या है? कांस्टेंट और X है। अब यहाँ पर अगर KH की वैल्यू ज़्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि जो KH का आप फॉर्मूला लिखेंगे वो है P/X। KH का जो फॉर्मूला है वो क्या है? P/X। अब आप ऐसे समझो कि प्रेशर तो मैंने फिक्स कर दिया कि जैसे मान लो 3 एटमॉस्फेयर, 4 एटमॉस्फेयर, 5 एटमॉस्फेयर। तो अब वहाँ पर सॉल्युबिलिटी अगर ज़्यादा है तो KH की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। तो ये कंसेप्ट भी आपको ध्यान रखना है कि जिसके लिए KH की वैल्यू कम आती है उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन बनता है, एक तो बनता है हेनरी लॉ से रिलेटेड डिफरेंट थ्योरेटिकल स्टेटमेंट देते हैं, दूसरा ये आपके जो फॉर्मूला है इस पर न्यूमेरिकल पूछे जा चुके हैं, तीसरा ये है कि वो सिंपल क्या करेगा, 3-4 गैस दे देगा, फिर वो आपसे कहेगा कि कौन सी गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है और कौन सी गैस की सॉल्युबिलिटी कम है। अब देखिए, अभी मैंने आपसे कहा था कि जो KH की वैल्यू है, जो हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू है, वो क्या बताती है कि अगर वैल्यू ज़्यादा है तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। मैंने अभी आपको फॉर्मूले से समझाया था। देखिए मैं आपको डेटा बताता हूँ। ये आपके कुछ गैसेस हैं और एक फिक्स टेम्परेचर पर 293 केल्विन पर आपके KH की वैल्यू दे रखी है अलग अलग गैसेस के लिए। अब जब यहाँ पर आप KH की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो हीलियम के लिए 145 के अप्रॉक्स है, हाइड्रोजन के लिए 69 के अप्रॉक्स है, नाइट्रोजन के लिए 76 है और ऑक्सीजन के लिए कितनी है? 34। तो अब यहाँ पर वो क्या करेगा? क्वेश्चन देगा। वो क्वेश्चन क्या देगा कि ये आपके 4 ऑप्शन हैं, इसमें सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी है और सबसे कम सॉल्युबिलिटी किसकी है। तो आप क्या करेंगे? जिसकी KH की वैल्यू ज़्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। तो मैंने क्या कहा, हीलियम जो है उसकी KH की वैल्यू सबसे ज़्यादा है तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम, और उसके बाद सेकंड नंबर पे ज़्यादा किसकी है? देखिए 144 के बाद 76, तो मैंने कहा 76 किसकी है? नाइट्रोजन की। फिर नाइट्रोजन के बाद सबसे ज़्यादा किसकी है? हाइड्रोजन की। और हाइड्रोजन के बाद जो है सबसे ज़्यादा किसकी है? ऑक्सीजन की। तो या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इन चारों में, देखिए बाकी गैस को अभी मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया है, इन चारों में अगर बात करें तो जिसकी KH की वैल्यू सबसे कम है उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा है। जैसे ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन की है तो हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन और उसके बाद हीलियम। तो अगर आपको क्वेश्चन देता है और वो ये 4 गैस देता है और वो पूछता है सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा या सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होगी, सबसे कम किसकी होगी, तो अगर ये 4 ऑप्शन है तो इन 4 ऑप्शन में सबसे ज़्यादा किसकी सॉल्युबिलिटी है? ऑक्सीजन की। और सबसे कम किसकी है? हीलियम की। तो ये आपके आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया हेनरी लॉ के बारे में, हेनरी लॉ कांस्टेंट के बारे में। अब एक क्वेश्चन और आता है, 2-3 बार रिपीट हो चुका है, वो कहता है कि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है। क्या है? वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है। क्या है? वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हेनरी लॉ किस पर अप्लाई होता है। क्वेश्चन कैसे आता है? 2-3 बार रिपीट हो चुका है कि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हेनरी लॉ किस पर अप्लाई होता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? सॉल्यूट ओनली। क्या आंसर आएगा? सॉल्यूट ओनली। कि अगर सॉल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है तो हेनरी लॉ किस पर अप्लाई होगा, तो वहाँ पर आपको आंसर टिक करना है सॉल्यूट ओनली। तो ये थी बात हेनरी लॉ की। अब देखिए इसमें एक दो एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, क्या किसकी बात करें? हेनरी लॉ के एप्लीकेशन की बात करें तो 2-3 एप्लीकेशन आप कह सकते हो। एक तो मैंने अभी आपको बताई सॉफ्ट ड्रिंक वाली। क्या बताई? कि जब सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल पैक होती है तो बहुत हाई प्रेशर पे पैक होती है। हाई प्रेशर पे पैक करने का फ़ायदा ये होता है कि जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड है या जो भी गैस वो डिजोल्व कर रहे हैं, तो क्योंकि प्रेशर ज़्यादा लेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। तो ये एक इसकी एप्लीकेशन हो गई। दूसरी एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो देखिए जो सी डाइवर होते हैं, सी डाइवर को अगर हम बात करें, जो गोताखोर होते हैं वो नीचे जब जाते हैं तो वहाँ पर वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर। अब वहाँ पर वो उस ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन कौन सी गैस लेते हैं, तो वहाँ पर आंसर आता है मेनली ऑक्सीजन प्लस हीलियम। क्वेश्चन ऐसा आता है कि भाई कौन सी गैस होती है उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर में मेनली, तो क्या आंसर होता है? ऑक्सीजन और हीलियम। ये आपके पी ब्लॉक में भी क्वेश्चन बनता है लेकिन आपके वो सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ इसके एप्लीकेशन के तौर पर पूछा जा सकता है कि आपके जो सी डाइवर है वो क्या लेके जा रहे हैं, उसमें क्या होता है, तो ऑक्सीजन होती है और साथ में क्या होती है? हीलियम। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि भाई इस कॉम्बिनेशन को लेने की ज़रूरत क्या थी, कि जो एयर है
उसी का सिलेंडर ले जाओ। तो उसका रीज़न ये होता है कि जब सी डाइवर नीचे जा रहे हैं तो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है। भाई एक तो मैं यहाँ खड़ा हूँ हवा में और एक मैं पानी के नीचे हूँ, तो पानी के वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है। तो अगर मैं एयर अंदर लूँगा तो वहाँ पर उनकी जो सॉल्युबिलिटी होगी, जितनी भी एयर हैं या जितनी भी गैसेज है, ब्लड में जो सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब जैसे वो सॉल्युबल हो गई, जैसे मान लो मैंने एयर ली, इनहेल करी, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। अब जैसे ही मैं बाहर आऊँगा तो बाहर आते ही क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। और प्रेशर कम होने की वजह से जो सॉल्युबल गैसेज है ब्लड में वो क्या होने लगेगी, निकलने लगेगी। और जब नाइट्रोजन निकलती है तो वो क्या करती है, बबल्स बना लेती है। क्या बना लेती है, बबल्स। और उन बबल्स की वजह से क्या होता है, पेन होता है, उसको बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, बैंड। तो ऐसी सिचुएशन ना आए उसके लिए हम क्या करते हैं, ये लेते हैं ऑक्सीजन प्लस हीलियम। तो जो नाइट्रोजन का परसेंटेज है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तीसरी अगर आप एप्लीकेशन की हम बात करें तो जैसे आपने देखा होगा कि जहाँ पर ऊंचाई पे हम रहते हैं तो ऊंचाई पर रहने से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम। तो जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है ब्लड में वो भी क्या हो जाएगी, कम। क्योंकि अभी हमने क्या देखा कि गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करी है, उसके पार्शियल प्रेशर पे। तो अगर आप हाइट पे जाओगे, ऑल्टीट्यूड पे जाओगे तो वहाँ पर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड में उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम। इसकी वजह से भी जो है खून में क्या होती है, ऑक्सीजन की क्या होने लग जाती है, कमी होने लग जाती है। तो अब देखिए आगे दे रखा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसको हिंदी में कहते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वह होती है, जैसे मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, क्या है, सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन है वो किससे मिलके बना है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और यहाँ पर हमने बात करी थी कंसंट्रेशन की। तो कंसंट्रेशन क्या बताता है कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट की मात्रा कितनी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होती है जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट पे। किस पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट पे। तो हमने क्या कहा, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वह होती है जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। साथ में एक चीज और है, नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द पार्टिकल, नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द पार्टिकल। इसका मेन मतलब ये है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट प्रेजेंट है उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, किसी भी वजह से या किसी भी रीज़न से उसकी नेचर पर डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल छोटा है या पार्टिकल बड़ा है उस पर डिपेंड नहीं कर रही है कि भाई पार्टिकल की नेचर क्या है, या ऐसे डिपेंड नहीं कर रही कि भाई न्यूट्रल है या उस पर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, मॉलिक्यूलर वेट कम है या ज़्यादा है, किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती। तो हमने क्या कहा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है, वह प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करती। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, जैसे कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम पढ़ेंगे नया यूनिट, कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी में हम क्या कह रहे हैं कि जितने चार्ज आयन ज़्यादा होंगे, जैसे मान लीजिए मैंने NaCl डिज़ोल्व करा, ठीक है, NaCl डिज़ोल्व करा। अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि जो कंडक्टिविटी है वो किसकी वजह से, चार्ज पार्टिकल की वजह से, Na+ और Cl-। अब यहाँ पर आपके NaCl की जो अमाउंट है वो ज़्यादा कम हम कर रहे हैं, लेकिन अगर मैंने दूसरी तरफ क्या लिया, दूसरा आयन ले लिया, जैसे मैंने कहा मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो यहाँ पर क्या है कि जो चार्ज है वो चेंज हो जाता है। जैसे सोडियम पे चार्ज अलग है, मैग्नीशियम पे चार्ज अलग है, तो वहाँ पर कंडक्टिविटी जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, चार्ज पे डिपेंड कर रही है। अब अगर आप NaCl की जगह शुगर को डिसॉल्व करेंगे तो क्या वो कंडक्टिविटी शो करेगा, नहीं करेगा। तो यहाँ पर अगर कोई प्रॉपर्टी नेचर पर डिपेंड कर रही है, जैसे मैंने कहा कि भाई चार्ज पार्टिकल है तो कंडक्टिविटी शो करेगा, और अगर शुगर है जैसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर नेचर पे डिपेंड कर रहा है तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी केवल वही होती है जो सॉल्यूट के पार्टिकल की संख्या पर तो डिपेंड करे लेकिन उसकी नेचर पर डिपेंड ना करे। अब यहाँ पर बात आती है एग्जाम्पल की कि भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो कौन कौन सी होती है।
बात आती है एग्जाम्पल की कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है, तो आज हम बात करेंगे कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है और इनको जो है डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। तो यहाँ पर आपके 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी दे रखी है और एग्जाम में पूछते हैं कि निम्न में से कौन सी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है और कौन सी नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ 4 कौन कौन सी हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब देखिए वेपर प्रेशर क्या होता है, ये हमने लास्ट वीडियो में जो है राउट लॉ में देखा था, तो वो जो है वो इसमें और डिटेल में आ जाएगा। तो हमने क्या कहा कि पहली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बात समझ में आ रही है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। दूसरी जो है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दूसरी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ये होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्या होती है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथी जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है वो है आपके ऑस्मोटिक प्रेशर। वो क्या है आपके ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो मैंने आपको 4 नाम लिखे हैं वो आपको एज इट इज़ याद रखने हैं। एज इट इज़ याद रखने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन में आता है कि निम्न में से कौन सी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, कौन सी नहीं है। अब मेन दिक्कत या जो मेन गलती होती है हमसे वो क्या होती है कि हमने याद तो कर लिया लेकिन हमने उसको ढंग से समझा नहीं। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि वो कह रहा है कि निम्न में से कौन सी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं। अब एक ऑप्शन आपके दे रखा हो वेपर प्रेशर, क्या दे रखा है, वेपर प्रेशर। एक ऑप्शन आपके दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट, एक ऑप्शन दे रखा है फ्रीजिंग पॉइंट और एक दे रखा है आपके ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या दे रखा है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब आप सोचेंगे भाई चारों ही पढ़े। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि केवल ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सिंपल दे रखा है, इसके साथ कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन बाकी सबके साथ कंडीशन लगी हुई है। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आंशिक दाब आपके जो है वेपर प्रेशर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, हिंदी में क्या कहते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर जो है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये भी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आपको एग्जैक्ट याद रखना है। दूसरा क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट अपने आप में कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम हिंदी में कहते हैं क्वाथनांक अवनमन, क्वाथनांक उन्नयन। मतलब एलिवेशन मतलब बढ़ जाता है, क्वाथनांक जो है बॉइलिंग पॉइंट वो क्या होता है, बढ़ जाता है। इनको सबको डिटेल में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपके डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट अपने आप में कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब हिमांक में अवनमन। और चौथा जो है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको आप हिंदी में कहते हो परासरण दाब। तो हमने देखा कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन देखी। डेफिनेशन क्या थी, वह प्रॉपर्टी किसकी, सॉल्यूट की, वह प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे तो डिपेंड कर रही है सॉल्यूट के, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी उसके नेचर पे जो है डिपेंड नहीं करे, उसको हम कहते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। और 4 तरह की हमने देखी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है और कौन सी नहीं है, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है वो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, अगर वेपर प्रेशर दे रखा है वो भी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, वहाँ पर अगर आपके फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है वो भी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। पूरा आपको ध्यान रखना है। तो ये जब पूरे कंडीशन दे रखी होगी तभी आप उसको कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कह सकते हो। तो देखिए आज के लिए इतना ही। बाकी जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है वो हम अगले वीडियोज़ में जो है डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।